मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आपके अपने चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका स्वागत है। मित्रों, कल काव्यशास्त्र का भाग एक हम लोग पढ़े, जिसमें 26 क्वेश्चन के साथ साथ कुछ व्याख्या का भी चर्चा किया गया। आज आप भाग 2 पढ़ेंगे, ठीक है ना। मेरी कोशिश है कि इस एक सप्ताह में पूरा भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र मैं तैयार करवा दूं। तो सीधे समय नहीं देना है, सीधे अपने टॉपिक पे आइए। टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 26 तक आप पढ़ चुके हैं। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात नहीं। मैं सीधे आपको उत्तर की तरफ ही ले चलता हूं, ठीक है ना। इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। व्याख्या पढ़ना चाहता पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समय अगर देकर व्याख्या पढ़ लेंगे तो ठीक ही रहेगा, लेकिन अगर मैं पढ़ूंगा तो समय ज़्यादा होगा, इसलिए आप इसको चाहे तो वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। चलिए अगला है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं। कौन हैं? तो दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक तो हैं आई ए रिचर्ड्स, ठीक है ना। ये आई ए रिचर्ड्स साहब जो है कि इसके लेखक हैं, किंतु यह यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में पूछा जा चुका है और इसको आयोग ने इसे फाल्स माना है। अब क्यों फाल्स माना है ये तो आयोग जाने, अब समझ में नहीं आ रहा कैसा क्यों है। बाकी और जो पुस्तकों के लेखक का नाम जो है कि आप देख सकते हैं, क्रोचे का, इलियट का, आप वीडियो रोक कर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है, ठीक है ना। किसकी मान, अब नाम क्या है? अब इसको नीचे ए बी सी डी 4 विकल्प दिया हुआ है, आप इसमें से देखिए ये किसकी मान्यता है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लोंजाइनस। लोंजाइनस की मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। क्लियर हुआ? चलिए आगे चाहे तो आप व्याख्या पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को रोक करके आप व्याख्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? ये अक्सर पूछा जाता है कि कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है। तो दोस्तों 30 का आपका हो जाएगा चारों ऑप्शन में डी। डी जो है कि आनंदवर्धन जो है अलंकारवादी आचार्य नहीं है, बल्कि ध्वनवादी आचार्य हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके कुछ रचनाओं का नाम भी दिया हुआ है चारों लोगों का, आप देख सकते हैं। लेकिन आगे देखिए, ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? आप इसको जरूर पढ़े होंगे, ठीक है ना। ब्रह्मानंद सहोदर को आप जरूर पढ़े होंगे, हमें अच्छी तरह से याद है, आप पढ़े होंगे। तो रस, वक्रोक्ति, ध्वनि और अलंकार में किसे मानते हैं? तो रस को मानते हैं। रस, ब्रह्मानंद सहोदर आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। 31 हो गया आपका, 32 तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 32 नंबर का जो क्वेश्चन है, मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है, किससे होता है आपको ये बताना है। तो मिथक का जो घनिष्ठ संबंध होता है दोस्तों, ये अति मानवीय पौराणिक पात्रों से होता है। अति मानवीय और पौराणिक पात्रों से होता है। इसको बढ़िया से तैयार करिए ताकि ये वाला क्वेश्चन आपका गलत ना हो। दोस्तों मैं बताऊं, बहुत सारे हमारे शुभ चिंतक, हमारे मित्र, हमारे दिल अजीज बड़ी उदास हैं, हताश हैं और कह रहे हैं सर पेपर अब कहाँ से शुरू करें, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। पेपर इतना कठिन था कि आपका वो टीजीटी में इतना कठिन था, तो पीजीटी में क्या पूछेगा? दोस्तों मैं आपको बताऊं, क्या इससे कठिन भी पेपर कुछ हो सकता है क्या? खुद सोचिए, इससे कठिन पेपर कभी हुआ है क्या? तो जब इससे कठिन पेपर हो ही नहीं सकता है, तो पीजीटी का पेपर इससे आसान होगा, ये तो तय है। इसलिए एकदम रिलैक्स होकर के तैयारी करिए, वहां आप अपना एक सीट सुरक्षित कीजिए, अवसाद से बाहर निकलिए। मैं आपसे कई बार, मैं इसके लिए वीडियो ही बाकायदे मैं आपको डाल करके, मेरा जो प्रयत्न है मैं आपको अवसाद से बाहर निकालने का कर रहा हूँ। बाकी आप में अगर मेरा साथ देंगे तो आपका भविष्य चमकेगा और मैं भी खुश हो जाऊंगा। चलिए मेरा प्रयास सार्थक हुआ, ठीक है ना। आइए दोस्तों बाहर निकलिए, बस मैं निवेदन करता हूँ आप बाहर निकलिए अवसाद से। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। हाँ, और अगर आप इसके पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं इस चैनल के, तो उसमें बहुत छोटा छोटा वीडियो जो है कि आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छा अच्छा 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट का वीडियो है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक पड़ा हुआ है, कम से कम 35-40 वीडियो से ज़्यादा है पड़ा हुआ है उसका लिंक, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारा प्रैक्टिस सेट भी है, अगर आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि प्रैक्टिस सेट में आप मत उलझिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है।
बाकी आपकी मर्जी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। 32 हो गया, चलिए 33 की तरफ हम लोग आते हैं। 33 क्या कह रहा है? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, काफी चर्चित है। इसमें तो हमें नहीं लग रहा है कि कहीं कोई दिक्कत आपको होना चाहिए। ये किसका है कथन? आप इसको खूब अच्छी तरह से जानते हैं। किसका कथन है? आपका है ये सी, पंडित जगन्नाथ का। किसका है? पंडित जगन्नाथ का कथन है। आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद नीचे व्याख्या भी है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। व्याख्या है, इसको देख सकते हैं। आइए, काव्य प्रयोजन की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? 34 नंबर के क्वेश्चन। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा डी, शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है, ये सही नहीं है, ठीक है ना। ये इसका आपका उत्तर हो जाएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या कह रहा है? 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विद्वानों ने काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना है? काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना है? तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा 35 का बी। क्या हो जाएगा? 35 का बी। क्या? ईश कृपा। ईश कृपा को नहीं माना है। सही भी बात है। आइए 36 देखिए। 36 क्या कह रहा है? ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आपको यह बताना है, ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों चारों विकल्प आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसका ए विकल्प ही ये कथन सही नहीं है, क्योंकि ध्वनि के जो दो प्रमुख भेद यहाँ बताया गया है, लक्षणा मूला और व्यंजना मूला, ये सही नहीं है, ठीक है। आइए 37 नंबर के क्वेश्चन का हम लोग देख लेते हैं। 37 नंबर के क्या कह रहा है? इनमें अरस्तु के अनुकरण से संबंधित कौन सा कथन गलत है? आपको यह बताना है। तो दोस्तों कथन सब बढ़िया से पढ़ लीजिए, और इसका जो सही विकल्प है ये है सी। अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं है, ये कथन सही नहीं है, ठीक है। आइए हम लोग 38 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 38 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, लोंजाइनस के उदात्त तत्व विषयक विवेचन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप सभी विकल्प को एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। लोंजाइनस हर स्थिति में साहित्य की गरिमामयी भाषा प्रयोग के पक्षधर थे। यही आपका जो है कि उस कथन से संबंधित सही कथन नहीं है, ठीक है। आप आगे बढ़ते हैं। 39 देखते हैं। 39, भारत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद कहलाती है? तो दोस्तों अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आप इसको भली भांति से जानते हैं, क्वेश्चन आपका गलत होना नहीं चाहिए। इसका उत्तर आपको पता है, अभिनव गुप्त, ठीक है ना। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। 40 देखिए। 40 नंबर का क्वेश्चन जो क्या कह रहा है कि सही कथन कौन सा है? अब इसमें 4 कथन आप देख लीजिए, और चारों कथन में ये भी क्वेश्चन दोस्तों सही कथन कौन सा? तो कई कथन सही है, लगभग सारा कथन सही है। तो यह जो है कि राजस्थान लेक्चरर भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, और आयोग ने इस क्वेश्चन को विवादित, क्योंकि इसमें लगभग सभी कथन सही हैं, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़िए, ये विवादित क्वेश्चन है। यहाँ देखिए दिया भी है कि ये सब स्टार लगा करके इसको विवादित क्वेश्चन के रूप में घोषित किया था राजस्थान बोर्ड ने। आइए अगला देखिए। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषु भानुजा वे हलधर के वीर। इस दोहे में ये पूछा जा रहा है कि क्या है, माने अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना है कि लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना है कि प्रयोजनवती सारोपा लक्षणा है, ऐसा कुछ। तो आप चारों विकल्प देख लीजिए, और इसको इसके पहले आप पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे दोस्तों। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, पढ़े होंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि ये जो है कि अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना है, लेकिन कहीं कहीं लक्षणा मूला भी पाया जाता है। यह भी सही है, मैं आपको दोनों बता दे रहा हूं, लेकिन जहां तक मैं भी समझ पा रहा हूं ये अभिधा मूला ही लग रहा है, क्योंकि शब्द के द्वारा, लक्ष्य के द्वारा नहीं, ये शब्द के द्वारा इसमें जो कि व्यंजना उत्पन्न हो रहा है। अर्थ के द्वारा होता या फिर लक्षण के आधार पर होता
तो मतलब ऐसा होता कि लक्ष्य करके, लेकिन ये जो कि डायरेक्ट मतलब ये अभिधा के ही दायरे में लग रहा है। हालांकि दोनों आता है, आप मतलब कमेंट कर भी सकते हैं कि मतलब आप क्या इसके पहले पढ़े हैं, सही क्या पढ़े हैं, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों मिलता है, मैं दोनों बता दे रहा हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना लग रहा है, लक्षणा भी मिलता है, अब मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, आप कहीं और पढ़े होंगे तो कमेंट करके बता दिए, दोनों का जब आंसर रिलेट हो जाएगा तो उसको सही मान लिया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, आपका सहयोग भी चाहिए तो अच्छा रहेगा। आइए 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कलाओं में विचक्षणता, प्रीति तथा कीर्ति को किस आचार्य ने काव्य प्रयोजन माना है? ठीक है ना, तो आप चारों विकल्प देख लीजिए, चारों विकल्प में सही विकल्प क्या है? तो दोस्तों इसको माना है भामह ने। किसने माना है? भामह ने। ठीक है ना, और आप जो है कि यहाँ चाहें तो इनका व्याख्या पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। आगे देखिए, कवि की अनुभूति के साथ साथ 43 नंबर का क्वेश्चन, कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किसने प्रतिपादित किया है? तो दोस्तों आपका 46 का आंसर हो जाएगा सी। 46 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, डॉक्टर नगेंद्र ने ये कवि की अनुभूति के साथ साथ, आपने इसके पहले भारतीय काव्यशास्त्र में जरूर पढ़े होंगे या फिर आलोचना में पढ़े होंगे कि ये आंसर इस तरह से आता है। ठीक है ना, आइए 44 देखा जाए। 44 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अब आपको यह बताना है। तो 44 का चारों कथन आप देख लीजिए, चारों कथन में जो है दोस्तों आपका बी नंबर का जो विकल्प है यही इससे संबंधित नहीं है। इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता। सॉरी, गलत हम करें, यही कथन सही है, मतलब यही कथन एक सही है, बाकी सारा कथन गलत है। ठीक है ना, लक्षणा शब्द शक्ति संबंधित कौन सा कथन सही? सॉरी सॉरी दोस्तों, दिमाग थोड़ा सा बट रहा है। हाँ, आपसे फिर से देख लीजिए, ये प्रश्न पूछ रहा है कि लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। गुड, हाँ, ये कह रहा कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही कथन सही नहीं है, बाकी सब लक्षणा के संबंध में कथन सही है। ठीक है, चलिए आगे आइए। 44 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 45 देखते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो बिंबवाद का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फ्लिंट को माना है। किसको माना है? फ्लिंट को। बी, ऑप्शन नंबर बी, फ्लिंट को माना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ चाहे तो व्याख्या आप रोक करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आइए 46 नंबर का क्वेश्चन, निष्पत्ति के संबंध में भट्टलोलट का मत है। तो आप इसको पढ़े होंगे, कोई बहुत जटिल ये प्रश्न नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि भट्टलोलट ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, याद है ना, इसके पहले पढ़े हैं, उत्पत्तिवाद का। किसका किया था? उत्पत्तिवाद का। मैं भारतीय काव्यशास्त्र का जब मैं पढ़ाया तो उस पढ़ाया हूँ, भारतीय काव्यशास्त्र का वीडियो पढ़ा हुआ है, इसी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं, वहां से सारा ए टू जेड सारा जानकारी भारतीय काव्यशास्त्र का आपका तैयार हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 47 नंबर का क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य शास्त्रियों को उनके सिद्धांत से सुमेलित करके सही कूट का चयन कीजिए। अब आपका जो कूट है, 47 नंबर का जो कूट है वह इस तरह से है। आईएएस रिचर्ड ने इनका जो सिद्धांत है वो मूल सिद्धांत है। क्या है? ये इनका सिद्धांत है मूल सिद्धांत। ठीक, अब देखिए ये मूल सिद्धांत है। उसके बाद अरस्तु का जो सिद्धांत है अनुकरण सिद्धांत है। याद करते चलिएगा, इस तरह का क्वेश्चन एक एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है, छोटा छोटा क्वेश्चन कि अनुकरण का सिद्धांत किसका है, ठीक है ना, या फिर मूल सिद्धांत किसका, इसे भी दे सकता है। तो आपका एक ही से 4 आंसर तैयार हो जा रहा है। उसके बाद से टी.एस. एलियट का जो सिद्धांत है उसका क्या नाम है? निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, यानी कि 2। फिर कॉलरिज का जो सिद्धांत है दोस्तों, यह इनका सिद्धांत है कल्पना का सिद्धांत। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका जो विकल्प हो जाएगा वह विकल्प हो जाएगा, इधर मिला लीजिए,
विकल्प हो जाएगा आपका ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। आइए 48 देखते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये आपका दिया हुआ व्याख्या देख सकते हैं। 48 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह क्या है कि कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है, यह कथन किस विचारक का है। तो दोस्तों 48 का जो ये देखिए, ये पाश्चात्य विचारक हैं मतलब, ठीक है ना। तो अब यहाँ आपको ध्यान देना होगा, बड़ी सावधानी से आपको इसका जवाब ढूंढना होगा। इसका सही उत्तर होगा बी। ये किनका कथन है, इलियट का कथन है। ठीक है। आइए हम लोग अब सीधे 49 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वयो अनुरूप प्रथमस्तु वेशा वेशानुरूपश्च गति प्रचार, औचित्य के संदर्भ में उक्त कथन किस आचार्य का है। तो चार विकल्प आपके सामने है। तो दोस्तों यह जो है आपका सही उत्तर होगा आचार्य भरत मुनि। क्या होगा, आचार्य भरत मुनि। ठीक है ना। आचार्य भरत मुनि का जो है कि ये सिद्धांत है। ठीक है, ये कथन है। आइए 50 नंबर के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, काव्य काव्यालंकार सूत्र इसमें से किसकी रचना है। इसके पहले मैं पढ़ा चुका हूं, इसमें कोई आपको फंसने की कोई जरूरत नहीं है। काव्यालंकार सूत्र, काव्यालंकार किसका है, काव्यालंकार सूत्र किसका है, इसके पहले वीडियो में, काव्यशास्त्र की वीडियो में आपको मिलेगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं। काव्यालंकार आप जानते हैं, काव्यालंकार है भामा का, खूब बढ़िया से आप समझ लीजिए। काव्यालंकार सूत्र जो है वामन का है। तो इसमें जो उत्तर जो आपका होगा वामन का होगा, क्योंकि क्या पूछ रहा है, काव्यालंकार सूत्र पूछ रहा है। तो इसको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर काव्यालंकार और काव्यालंकार सूत्र में आप फंस सकते हैं, इसको बड़ी गहराई से आपको पढ़ना पड़ेगा। आइए 50 नंबर का क्वेश्चन आप देख लीजिए। 50 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते। इसके पहले मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, और उसके पहले देख भी चुके होंगे। इसका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं इसका ये उत्तर क्या है, याद है ना। इसका उत्तर आप जानते हैं, इसका उत्तर है डी, सॉरी बी, आचार्य दंडी। किसका है, आचार्य दंडी का है। इसके बाद कुछ और इस तरह के कथन हैं, आप इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि क्या पता कहीं पूछ सकता है। ये मम्मट का, वामन का, रुद्रट का सूत्र, आप इसको देख लीजिएगा, वो उसमें उनका कथन है। ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं 52 की तरफ। 52 नंबर का जो क्वेश्चन है, अदोषौ सगुणौ सालंकारो च शब्दार्थौ काव्यम, उक्त कथन किस आचार्य का है। तो 52 का आपका हो जाएगा दोस्तों बी। किसका है, ये हेमचंद्र का है, हेमचंद्र का ये है। ठीक है ना। आइए इसके बाद दो और सूत्र है, तीन है, आप इसको इसमें व्याख्या में देख सकते हैं। थोड़ा सा रुक करके आप इसको देख सकते हैं, अगर आपको लगे कि इसको नोट करने लायक है तो नोट भी कर सकते हैं। आइए 53 देखिए, उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किसने किया है। तो दोस्तों 53 में जो चार विकल्प दिया हुआ है, गौर से देखिए, चार विकल्प में आपका सही उत्तर होगा जॉन बार्थ। उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग जो है जॉन बार्थ ने किया था। ठीक है। आइए 54 देखिए, 54 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, व्यंग्य जीव है कवित्व में, शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है, वर्णय व्यंग प्रसंग। यह कथन किस आचार्य का है। तो चार विकल्प आप देख रहे हैं, चारों में दोस्तों सही विकल्प आपका है डी। किसका है, प्रताप शाही का। किसका है, प्रताप शाही का। ठीक है। 55 देखिए, 55 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक, विरेचनवाद, ठीक है ना, होता है। तो विरेचन सिद्धांत के ये प्रवर्तक जो है कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा चारों में दोस्तों हो जाएगा बी, यानी कि अरस्तु का है ये। ठीक है। आइए और भी कुछ सिद्धांत हैं यहाँ व्याख्या में देख सकते, हालांकि इसके ऊपर पढ़ाया जा चुका है, लेकिन इसको देख लीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विशिष्ट पद रचना रीति कथन किस आचार्य का है। 56 नंबर का क्वेश्चन। तो आप जानते हैं रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, बस वही है। आंसर आ गया होगा आपको, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये इसका सही उत्तर वही है, वामन। आप जानते हैं इसको, खूब बढ़िया से जानते हैं। ठीक है।
57 देखिए, 57 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है, इसमें अर्थ में, सॉरी, इससे अर्थ में रमणीयता आती है, कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि इसके बिना कौन अलंकार संभव है। तो 57 का जो ये कथन है यह किसका है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही कथन हो जाएगा आपका ई। ये किसका है, भामह का है। यह कथन किसका है, ये भामह का है। ठीक है, तो इसको खूब बढ़िया से तैयार, क्यों कथन इस परीक्षा में टीजीटी में बहुत पूछा है, इसलिए कथन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और आइए आगे, अभिनव गुप्त का काव्य विद्या गुरु किसे माना जाता है। अभिनव गुप्त का काव्य विद्या गुरु किसे माना जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ई, भट्टतौत। भट्टतौत को जो है अभिनव गुप्त का काव्य विद्या गुरु माना जाता है। इस तरह से दोस्तों आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमको छोटा छोटा वीडियो मजबूरी में बनाना पड़ रहा है, नहीं तो आप कहें तो मैं घंटा भर का वीडियो बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे सिर्फ बनाता रहूंगा और आपकी तैयारी निरंतर हो जाएगी, और प्रतिदिन आपको 2 वीडियो कम से कम मिलेगा, एक काव्यशास्त्र पर और एक जो टॉपिक छूटा हुआ है। फिर अभी जो वीडियो अपलोड मैं करने जा रहा हूँ इसके तुरंत बाद आपको एक और वीडियो मिलने वाला है, जो कौन सा उपन्यास का विषय वस्तु क्या है, क्योंकि टीजीटी में पूछा था किस उपन्यास का विषय वस्तु क्या है, मतलब किस पर लिखा गया, कौन सामाजिक समस्याओं से पर आधारित है, कौन मतलब ऐसे पूछता है ना, आप जानते हैं, मेरा आशय समझ गए होंगे। उस पर भी मैं एक वीडियो अभी अपलोड करने जा रहा हूँ थोड़ी देर के बाद। तब तक इस वीडियो को पढ़िए और निश्चिंत होकर के तैयारी कीजिए, आपका यहाँ सिलेक्शन निश्चित होगा। टीजीटी से कठिन पेपर पीजीटी का नहीं होगा, विश्वास कीजिए। जो आपको आ रहा है उसको रिवीजन करते चलिए, और नई इसी तरह छोटे छोटे काव्य शास्त्र के बारे में गहराई से घुस जाइए, ताकि जो आप पढ़ें वो गलत ना हो। ठीक है ना दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।